चलिए जी, तो आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। आज की जो क्लास हम लोग कर रहे हैं बेटा डिस्कस, इस चैप्टर का नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कल हम लोगों ने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। कल मैंने ये बताया था कि भाई बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक नीड क्या है। मैंने ये बताया कि दो चीजें हैं। बिजनेसमैन अपनी जब अकाउंटिंग करता है, एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए या तो हम बनाते हैं जर्नल या तो हम बनाते हैं सब्सिडरी। अब जर्नल या सब्सिडरी बनाएंगे तो जनरली जब हम सब्सिडरी लेवल पर काम करेंगे तो अकाउंटिंग में बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटे, कैश बुक। अब कैश बुक जब हम लोग बनाएंगे तो कैश बुक में एक कॉलम हम रखते हैं कैश का और एक कॉलम हम रखते हैं बैंक का। ये वाली बात बताओ, कैश बुक में एक कॉलम किसका होता है, कैश का, और एक कॉलम किसका होता है, बैंक का। तो जो पैसा हम लोग बैंक में ट्रांजैक्शन करेंगे उसको कौन से कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, बैंक कॉलम। बैंक में एक रिसिप्ट है और एक पेमेंट साइड है। पहले मेरे को सब बच्चे बताओ, क्लियर है क्या? हमने अपनी कैश बुक बनाने के लिए बैंक कॉलम डाला। सिमिलर लेवल पर बैंक क्या करेगा, हमारी बुक्स बनाएगा और बैंक अपनी बुक्स में क्या बनाएगा, पासबुक। बैंक अपनी बुक्स में क्या बनाएगा, पासबुक। और पासबुक में कितने कॉलम होंगे, दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट जो कॉलम होगा वो विड्रॉवल्स के लिए और क्रेडिट जो कॉलम होगा वो डिपॉजिट्स के लिए। ठीक है जी। जो पैसा, सबका ध्यान मेरे साथ, जो पैसा हम कैश बुक में डिपॉजिट करेंगे और कैश बुक में हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, सिमिलर अमाउंट से बैंक हमें क्या कर देगा, क्रेडिट। और जिस अमाउंट से हम कैश बुक को क्रेडिट करेंगे सिमिलर अमाउंट से बैंक हमें क्या कर देगा, डेबिट। ऐसा ही होगा। और एक सारी ट्रांजैक्शंस करने के बाद एक पर्टिकुलर डेट पर बैलेंस एज पर कैश बुक किसके इक्वल आना चाहिए, बैलेंस एज पर पासबुक के इक्वल आना चाहिए। एक पर्टिकुलर डेट पर कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का जो बैलेंस है वो एग्री करें। अब अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर डेट पर बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक अगर ये मैच कर जाएं, फिर तो हमारे बीआरएस की जर्नली कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम ये मान लेंगे कि सारी ट्रांजैक्शन मैच कर गई। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डेट पर कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आ गया। कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो एक बुक में हो गई और दूसरी बुक में नहीं हुई, हम ये मान लेते हैं। पहले बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या, कि एंट्री एक बुक में हो गई और दूसरी बुक में नहीं। अब हम लोगों ने क्या देखा कि अगर डिफरेंस है तो ऐसी सिचुएशन में हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करेंगे। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट रेडी करने का तरीका क्या होगा, एक हमारे हाथ में है कैश बुक, एक हमारे हाथ में है पासबुक। हम दोनों बुक्स में आने वाली एंट्रीज को टिक करेंगे, गेट बंद करके आइए। दोनों एंट्रीज को टिक करेंगे, जो एंट्री कैश बुक में है, जो एंट्री पासबुक में है, दोनों को टिक करेंगे। जो एंट्री दोनों बुक में टिक हो गई इसका मतलब वो एंट्री दोनों बुक में थी, वो बीआरएस का रीजन नहीं। लेकिन हमने क्या देखा, जब दोनों को कंपेयर किया, कुछ एंट्रीज क्या रह गई, अनटिक। कुछ एंट्रीज क्या रह गई, अनटिक। अनटिक वाली एंट्री वो होती है जो एक बुक में है और दूसरी बुक में नहीं। ऐसा हो सकता है कि वो एंट्री कैश बुक में हो लेकिन पासबुक में ना हो। ऐसा हो सकता है कि वो पासबुक में हो और कैश बुक में ना हो। दोनों ही बातें हो सकती। अब आप बोलेंगे सर इस चीज का रीजन क्या है। देखो, हम लोग जब बीआरएस पढ़ते हैं तो हम एक बात को कंसीडर करके चलते हैं। क्या कंसीडर करके चलते हैं कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी, एक टाइम था कि हमारे पास टेक्नोलॉजी के नाम पे कुछ भी नहीं था। टेक्नोलॉजी के नाम पे ना तो इंटरनेट था, ना तो मोबाइल फोन थे, ना तो मैसेज सिस्टम था। एक टाइम था ऐसा। तो ऐसी सिचुएशन में बैंक हमें कोई भी बात को इन्फॉर्म कैसे करे, तो इन्फॉर्म बैंक हमें करता ही नहीं था। उसका तरीका यह था कि अगर कोई ट्रांजैक्शन बैंक में हुई, बैंक वो ट्रांजैक्शन कर देगा। और अगर आपको यह जानना है कि बैंक ने कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंट में की, तो क्या तरीका था, आपको बैंक में जाना पड़ता था और आपको बैंक की पासबुक की जो कॉपी है वो प्रिंट करवा के लानी पड़ती थी और बाद में आप उसको अपनी कैश बुक से मैच करते थे।
तो आपको पता चलता था कि बैंक ने एक्स्ट्रा क्या क्या किया। अब जब हम लोग ऐसा करते थे तो कुछ एंट्रीज ऐसी निकल कर आती थी जो पासबुक में हो गई और उसे हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, और कई बार कुछ ट्रांजैक्शन के डिले होने की वजह से कुछ एंट्रीज ऐसी होती थी जो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई और पासबुक में रिकॉर्ड नहीं। चलिए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको नोट करवाता हूं। लिखिएगा, लिखिएगा रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। पहले मैं आपको वो रीजंस बता रहा हूं जिन वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से डिफर करता है। मैं आपको रीजंस बता रहा हूं, रीजंस फॉर डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। हम ये रीजंस फाइंड आउट कर रहे हैं, ये रीजंस मैं लिखवा रहा हूं, किन रीजंस की वजह से कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं करता है। सही है? कुछ रीजंस, सॉलिड रीजंस मैं आपको लिखवा रहा हूं। लिखिएगा नंबर 1। उसके बाद मैं धीरे धीरे फॉर्मेट की तरफ बढ़ जाऊंगा। पहला रीजन क्या है, लिखिएगा चेक डिपॉजिट into the bank but not collected by the bank. Check deposit into the bank but not collected by the bank. हमने चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं किया बैंक ने। अब आप मेरी बात को ध्यान से समझो। मैंने कल यह बताया था कि 2 बुक होती हैं। पहली बुक का नाम क्या है, कैश बुक, और दूसरी बुक का नाम क्या है, पासबुक। अच्छा ये बताओ, कैश बुक कौन बना रहा है, बताओ जरा। कैश बुक कौन बना रहा है, बिजनेसमैन, और पासबुक कौन बना रहा है, बैंक बना रहा है। कैश बुक बना रहा है बिजनेसमैन और पासबुक बनाता है बेटे बैंक। अब मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक बार जरा सबका ध्यान मेरी स्क्रीन पर। हमें मिस्टर राम से एक चेक मिला और वो चेक हमने बैंक में सेम डे डिपॉजिट कर दिया। अब वो चेक जब सेम डे डिपॉजिट किया तो वो कैश बुक की रिसिप्ट में हम लोग लिख देंगे, हाँ या ना, और वो चेक किसको सेंड कर देंगे, बैंक को, कि भैया ये कलेक्ट करो। अब हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, एक पर्टिकुलर डेट पर हम ये सब मामला चेक कर रहे हैं। अब हुआ ये कि जो 31 मार्च से पहले हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया, तो एंट्री कौन सी बुक में सबसे पहले आ गई, कैश बुक। आदित्य समझ में आ रहा है बेटे? लेकिन वो चेक बैंक ने अभी तक क्लियर नहीं किया और वो पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, बैंक ने वो चेक कलेक्ट नहीं किया। तो ये बताओ ये एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है? कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है। ये वाली बात एग्री करते हो क्या, हाँ या ना? ये वाली एंट्री कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है। ओके रिपोर्ट है? किसी को डाउट है? चलूं आगे। चलिए, मैं पहले फॉर्मेट नहीं बनवा रहा, मैं पहले आपको यह बता रहा हूं कि कैश बुक और पासबुक में रीजन होने के, डिफरेंस होने के क्या रीजन है। जो बच्चे लाइव मेरे साथ है वो बताओ ये वाली बात ओके है, ऑडियो वीडियो भी क्लियर आ रहा है, और क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बाकी लोग बताओ ओके। चले आगे। आप लोगों से फीडबैक मेरे को मिलते रहने चाहिए। योगेश क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग आगे बढ़े, पहली एंट्री है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। नंबर 2, चलिए, चेक इशूड
check issued to supplier but not presented for the payment. हमने लिखा चेक इशू टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. हमने सप्लायर को चेक इशू किया लेकिन अभी तक चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. चेक इशू टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने चेक इशू किया सप्लायर को. मेरे को सब बच्चे ये बताओ, ये वाली एंट्री पहले कौन सी बुक में हुई? कॉन्फिडेंट तरीके से जवाब आना चाहिए. बताओ कौन सी बुक में हुई? अगर हम किसी को चेक इशू करेंगे तो पहले एंट्री कौन करेगा? हम करेंगे या बैंक करेगा? हम करेंगे. कौन सी बुक में करेंगे? तो हमने चेक इशू किया तो वो एंट्री कौन सी बुक में आ गई? कैश बुक में. माइनस हो गई, आया ना. लेकिन जिसको हमने चेक इशू किया उस बंदे ने भाई साहब चेक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया. तो ये बताओ ये एंट्री कौन सी बुक में है? कैश बुक. और कौन सी बुक में नहीं है? पासबुक में नहीं है. तो एक एंट्री कैश बुक में है लेकिन पासबुक में नहीं है. बिल्कुल बढ़िया. चलो नंबर थर्ड लिखिएगा. नंबर थर्ड लिखिएगा. देखो दो एंट्री मैंने बताई है, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड. दूसरी मैंने बताई चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. सही है. अच्छा कल मैं आपको यह बता रहा था कि बीआरएस बनाने के पीछे रीजन क्या है कि जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम एक टाइम ऐसा था कि बड़ा मतलब सही नहीं था. क्यों? क्योंकि इंटरनेट और ये सब चीजें नहीं थी. तो बैंक हमें कोई भी चीज करता था तो इन्फॉर्म नहीं करता था. तो मैं आपको आज सबसे पहले ये बता रहा हूं कि जब हम कैश बुक बनाता था बिजनेसमैन और पासबुक बनाता था बैंक, तो दोनों में एंट्रीज में डिफरेंस आ जाता था. तो मैं आपको क्लास में ये बता रहा हूं कि दोनों एंट्रीज में डिफरेंस आने का जनरली रीजन क्या होता था कि कैश बुक और पासबुक मैच क्यों नहीं करती थी. मैं पहले वो रीजंस बता रहा हूं, फिर उनके बिहाफ पर मैं बीआरएस का फॉर्मेट बनवाना आपको स्टार्ट करूंगा. सही है. तो मैंने दो रीजन बताए. पहला रीजन है चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक. और दूसरा रीजन मैंने बताया चेक इशू टू सप्लायर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट. नंबर थर्ड लिखिए. नंबर थर्ड लिखिए अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर in our bank account. Amount directly deposited by the customer in our bank account. नोट करते चलिए सब बच्चे. Amount directly deposited by the customer in our bank account. एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट किए. कम्युनिकेशन सिस्टम फ्लोप है. हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम एक जमाने में नहीं था, मैं ये मान के चलूंगा. अब ये बताओ अगर एक कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए तो ये वाली एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है? बताओ. पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है. क्योंकि कस्टमर ने पैसे डिपॉजिट कर दिए तो पासबुक तो बढ़ गई और कैश बुक में एंट्री नहीं हुई. क्लियर सबको? चलूं आगे. नंबर 4 लिखिए. बेटा जितना बढ़िया से आप समझने की कोशिश करेंगे, जितना बढ़िया आप मेरे को इनपुट्स देंगे, आप ये बात मान के चलिए मैं उतना ही एक्सट्रीमली आपको पढ़ाने वाला हूं. मेरी क्लास जितनी अच्छी होती है ना, मैं उतना ही बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करूंगा. पूरी ताकत लगाऊंगा मैं. तो आप लोगों के इनपुट्स आने चाहिए. सिर्फ आप ऐसे बुत बन के बैठना नहीं है. जो बातें मैं बता रहा हूं, जो बातें मैं पूछ रहा हूं, हम मिलकर पढ़ेंगे तो क्लास बनेगी. अच्छा, ये बात हमेशा मानकर चलिए. सही है. चलिए नंबर 4 लिखिए. बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट. बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट
डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने बैंक चार्जेस लिए। अब मेरे को यह बता दो, बैंक ने बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट लिया। बैंक, देखो बैंक जब हमारे लिए काम करता है, एक बात बताना, हमें किसी कस्टमर से चेक मिलता है, हम वो चेक बैंक में डिपॉजिट करते हैं, हमारा बैंक वो चेक क्लियर करने के लिए हमारे कस्टमर के अकाउंट में भेजता है और फिर वो चेक क्लियर होके आता है। तो आप ये बताओ, जब बैंक हमारे लिए सारा काम करेगा तो बैंक कुछ चार्जेस हमसे नहीं लेगा क्या? आप जरा सोचिए कि एक बच्चा है निधिश, एक बच्चा हमारी क्लास में निधिश, इसकी मम्मी जाके बोलती है घर पे जाते ही, बेटा जा 2 किलो आलू लेके आए। आलू का भाव कितना है? 40 रुपए किलो, मान लेते हैं 80 रुपए के 2 किलो आलू लेकर आया। मम्मी ने कितने रुपए दिए? 100 रुपए। आलू कितने के आए? 80 रुपए के। 20 रुपए क्या करता है? खुद रखता है। क्यों? आलू लेने में गया, मेरा काम था, मैंने काम किया, थोड़ा पैसा मेरे को मिलना चाहिए। मतलब आप, मम्मी ने आलू मंगाए तो भी आप 20 रुपए लेने की कोशिश करते हो, मेरा क्या फायदा? और जरा सोचिए, आप घर में 2 भाई हैं, आप घर में पढ़ पढ़ के गए, मम्मी बोलते जा बेटा 2 किलो आलू लेके आ। आप क्या बोलेंगे? ये दूसरा फ्री बैठा, तुम मेरे को कह रहे हो, उसको क्यों नहीं कह रहे हो? और अगर तुम गए, तुम कहोगे मेरा क्या फायदा, तो वो 20 रुपए आप रखने की कोशिश करोगे कि मैं गया, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैं 2 किलो आलू लेके आया, लाओ ये 20 रुपए मेरे को दे दो। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरा क्या फायदा? और आपका फायदा नहीं हो रहा, आप क्या बोलोगे? दूसरे को बोल दो। मतलब आपको 2 किलो आलू लाने में तकलीफ हो गई और लाओगे तो उसमें आपको कुछ ना कुछ चाहिए। तो बैंक साल भर आपके चेक क्लियर करवा रहा है, आपका कस्टमर आपको चेक देके चला जाता है, आप चेक बैंक को दे देते हो, बैंक आपका चेक क्लियर करने के लिए दूसरे बैंक में जाता है, वहां से पैसे कलेक्ट करके आपके बैंक में जमा करता है और आपके लिए सारा काम करता है। तो बैंक आपसे चार्ज नहीं लेगा क्या? बोलो। तो बैंक जो चार्ज लेगा वो क्या करेगा? जो भी बैंक ने चार्जेस लिए, स्टैंडर्ड चार्जेस, वो आपके पासबुक में क्या कर देगा? डेबिट। बैंक में कभी आपने ओवरड्राफ्ट किया? ओवरड्राफ्ट क्या होता है बताओ? ओवरड्राफ्ट का मतलब यह है कि बैंक में आपने एक लिमिट बनवा रखी है कि कभी भी ऐसा अगर हो कि आपके अकाउंट में बैलेंस हो कम और आपको पैसे की जरूरत हो ज्यादा, तो बैंक से आप एक्सेस अमाउंट विड्रॉवल कर सकते हो। ये हर किसी अकाउंट में सुविधा नहीं है, ये जनरेट करवाना पड़ता है, एक्सेस लेना पड़ता है, सीसी लिमिट बनवानी पड़ती है। अगर आपने ऐसी कोई लिमिट बनवा रखी है और बैंक से आप एक्स्ट्रा विड्रॉवल करोगे, तो बैंक उस एक्स्ट्रा विड्रॉवल पर आपसे इंटरेस्ट लेगा नहीं लेगा? तो इंटरेस्ट कैसे लेगा? जितना इंटरेस्ट बनेगा वो आपके अकाउंट में डेबिट कर देगा। तो बैंक अगर कोई चार्जेस ले रहा है, बैंक अगर आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगा रहा है, तो वो आपके ऊपर क्या कर देगा? डेबिट। और क्या करेगा? वो पासबुक में आपके अकाउंट में जाके डेबिट एंट्री कर देगा। बताओ क्लियर है क्या? यानी एंट्री कौन सी बुक में हो गई? पासबुक में। और बैंक चार्जेस लेके आपको इन्फॉर्म नहीं कर रहा है। आजकल तो कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया है। अभी तो क्या है, आपके मोबाइल पर टेक्स्ट आ जाता है, बैंक चार्जेस लग गए, हाँ या ना? लेकिन एक टाइम था जब कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो बैंक ने चार्जेस तो लिए लेकिन आपको इन्फॉर्म नहीं किया। तो वो एंट्री कौन सी बुक में होके रह गई? पासबुक। और कैश बुक में हुई नहीं क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। बताओ क्लियर है क्या? इसके अलावा देखिए जरा, लिखिएगा, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अलाउड को आप क्रेडिटेड भी लिख सकते हो। बैंक ने आपको इंटरेस्ट अलाउड किया या बैंक ने आपको इंटरेस्ट क्रेडिट किया। अच्छा, बैंक अगर आपको इंटरेस्ट क्रेडिट कर रहा है, तो ये बताओ बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है या आपसे ले रहा है? दे रहा है। अब बैंक में आपका पैसा डिपॉजिट पड़ा है, आप ओवरड्राफ्ट करते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है ना। तो अगर आपका बैंक में पैसा डिपॉजिट पड़ा है तो बैंक आपको इंटरेस्ट दे भी सकता है। और बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देगा तो क्या करना पड़ेगा बोलो? बैंक इंटरेस्ट अगर देगा तो वो पासबुक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। लेकिन बैंक आपको फिर से इन्फॉर्म नहीं कर रहा। इसका मतलब इंटरेस्ट से पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन बैंक ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। आपने एंट्री कौन सी बुक में नहीं की? कैश बुक में नहीं की। बताओ क्लियर है क्या? एक दो बातें और लिखते हैं पहले जरा। नंबर 6 लिखिए, एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक
ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर। एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग ऑर्डर। बैंक ने हमारे कहने पर हमारे कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट किया स्टैंडिंग ऑर्डर पर। आप बोलेंगे सर स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है? अब देखो क्या होता है कि कई बार है ना कुछ एक्सपेंस ऐसे हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करने होते हैं और उनको पेमेंट करने की एक पर्टिकुलर ड्यू डेट होती है। अब जैसे कि मैंने कार ले रखी है, पैसे थोड़े कम थे तो मैंने लोन करवा लिया, सही है ना, कार लोन ले लिया, हर महीने उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है। अब इंस्टॉलमेंट पे करने की लास्ट डेट हमें पता है, मान लो 25 तारीख को, हर महीने की 25 तारीख को मेरी लोन की इंस्टॉलमेंट जाती है, तो मैं हर महीने की 25 तारीख के आसपास ही लोन की इंस्टॉलमेंट जमा कराने के लिए बैंक में जाता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मैं भूल जाता हूं और मैं 25 की बजाय 26 या 27 को जाता हूं। अब क्योंकि इंस्टॉलमेंट डिले हो गई तो बैंक मेरे ऊपर फाइन भी लगाता है और मेरे को डिफॉल्टर बोलता है अलग से कि सर आप डिफॉल्टर और टाइम से नहीं आते हो, है ना। अब मेरे पास पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है या मैं भूल जाता हूं, तो मैंने इसका क्या सॉल्यूशन निकाल रखा है, मैंने अपने बैंक को ऑर्डर दे दिया, जिसमें मेरा करंट अकाउंट है वहां मैंने उस बैंक को ऑर्डर दे दिया कि भैया मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है हर महीने की 25 तारीख को, तो मेरे से बिना पूछे मेरे अकाउंट से इंस्टॉलमेंट के पैसे निकालकर लोन में डिपॉजिट कर दिया करो। आपको मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि हर महीने मेरे बिहाफ पर आप मेरे अकाउंट से पैसे निकालकर लोन की इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट कर दिया कीजिए। बताओ क्लियर है क्या? बैंक हर महीने ऐसा कर रहा है। अब मैं ऑर्डर करके छोड़ दिया और भूल गया और हर महीने बैंक मेरे अकाउंट से पैसे निकाल रहा है, इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है। अब वो एंट्री कौन सी बुक में आ रही है? पासबुक में तो आ रही है, लेकिन मैं खुद ऑर्डर करके भूल गया और एंट्री पासबुक में तो है लेकिन कैश बुक में नहीं है। बताओ क्लियर है क्या? अच्छा, एक दो पॉइंट और डिस्कस करते हैं जरा। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, चेक डिपॉजिट into the bank but not recorded in cash. Check deposit into the bank बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश। उल्टा हो गया अभी। अब हमें किसी कस्टमर से चेक मिला, सबका ध्यान मेरे साथ, हमें कस्टमर से चेक मिला और हमने उठा के वो चेक डायरेक्टली कहां जमा कर दिया? बैंक में। और हम खुद की कैश बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, चेक लिया और बैंक में भेज दिया, करो इसको कलेक्ट, और हम खुद की कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। अब उल्टा काम हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हमें चेक मिला और हमने कलेक्शन के लिए सेंड कर दिया, बैंक उसको कलेक्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। और वो एंट्री कौन सी बुक में आ जाएगी? पासबुक में। और हम खुद की कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। पॉसिबल है? तो इससे क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा। पहले ये वाली बात बताओ क्लियर। नंबर 8 लिखिए, चेक इशूड टू सप्लायर check issued to supplier but not recorded in cash book. Check issued to supplier but not recorded in cash book. अब बताओ, हमने चेक इशू कर दिया, अब जिसको हमने चेक इशू किया क्या करेगा भाई साहब? वो बंदा चेक लेके बैंक में पहुंच जाएगा, चेक क्लियर करवा लेगा। हमने चेक इशू कर दिया और हमने खुद की कैश बुक में एंट्री नहीं करी। अब बताओ क्या होगा? कैश बुक में तो हमने एंट्री करी नहीं, लेकिन वो चेक कहां चला जाएगा? पासबुक में बैंक उसको क्लियर कर देगा। यानी एंट्री कौन सी बुक में आ गई?
पासबुक में आ गई, और कौन सी बुक में नहीं आई? कैश बुक में नहीं आई। तो एंट्री एक बुक में तो है और दूसरी बुक में नहीं है। बताओ सब बच्चे ये वाली बात एग्री करते हो क्या? हाँ या ना? तो ये कुछ ऐसे रीजन है, ऐसे और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मैंने मोस्ट कॉमन, मोस्ट अंडरस्टैंडेबल रीजन आपको सबसे पहले बता दिया। मैंने आपको वो रीजन बताए जिनकी वजह से कैश बुक या पासबुक दोनों में डिफरेंस आता है। हाँ जी, बताइए सब लोग इस बात पे एग्री करते हो क्या? लाइव वाले बच्चे भी बताओ भैया, इतना समझ में आ रहा है क्या? चलो, अगर इतना आपको क्लियर है तो अब इससे आगे मैं बढ़ता हूं। अब इससे आगे की बात क्या है? अब मेरे को कैश बुक और पासबुक के डिफरेंस का रीजन पता लग गया। अब क्वेश्चन ये है कि पेपर में क्वेश्चन बनेगा कैसे, आपको पेपर के लिए क्वेश्चन मिलेगा कैसे? अब मेरी बात सुनो, बिजनेसमैन ने एक बनाई कैश बुक। अब संतुलित दिमाग से थोड़ा समझिएगा, बिजनेसमैन ने एक क्या बनाई? कैश बुक। और बैंक ने क्या बनाई बेटा? पासबुक। बिजनेसमैन ने बनाई कैश बुक और बैंक ने क्या बनाई बेटे? पासबुक। और पर्टिकुलर डेट पर हमने कैश बुक का बैलेंस निकाल लिया और बैंक ने पासबुक का बैलेंस निकाल लिया। एक पर्टिकुलर डेट पर हमने किसका बैलेंस निकाल लिया? कैश बुक का। और बैंक ने कौन सी बुक का बैलेंस बता दिया? पासबुक का। लेकिन दोनों बुक के बैलेंस उस पर्टिकुलर डेट पर मैच नहीं हुए। हमने दोनों बुक को एनालिसिस किया और हमारे सामने 1 2 3 4 5 रीजन हमारे सामने निकल कर आ गए। 5 अलग अलग बातें थी जो कि एक बुक में थी और दूसरी बुक में नहीं थी। या तो वो बातों में से कुछ बातें ऐसी थी जो कैश बुक में है, पासबुक में नहीं है, या पासबुक में है और कैश बुक में नहीं है। सही है? अब एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन क्या करने वाला है? एग्जामिनर तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? आपको ना तो कैश बुक देगा, ना तो पासबुक देगा, ना ही कंपेयर करने के लिए देगा। आपको हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन आपको ऐसे देंगे कि भैया ये हमारी कैश बुक का बैलेंस है। मैं आपको कैश बुक का बैलेंस दे दूंगा कि जब हमने एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कैश बुक बनाई तो ये हमारा कैश बुक का बैलेंस है। और ये 5 रीजन हैं जिनकी वजह से कैश बुक और पासबुक मिसमैच हो रही है। अगर कैश बुक का बैलेंस इतना हो और डिफरेंस के ये 5 रीजन हो तो इन 5 रीजन को प्लस माइनस करके आपको यह बताना है कि अगर इस पर्टिकुलर डेट पर कैश बुक का इतना बैलेंस था और ये डिफरेंस के रीजन थे, तो ये बताइए उस डेट पर पासबुक का कितना बैलेंस था। आपका क्वेश्चन ये होगा। यानी मैं एक बुक का बैलेंस दे दूंगा, डिफरेंस के रीजन बता दूंगा और मैं आपसे यह कैलकुलेट करवाऊंगा कि बताइए अनदर बुक का बैलेंस सेम डेट पर कितना होना चाहिए था। यानी अगर कैश बुक का बैलेंस इतना है, डिफरेंस के रीजन ये है, तो ये बताइए इन डिफरेंस के रीजंस को बेस बनाकर कि सेम डे पर पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए था। सेम तो नहीं था, तो रीजन है ना हमारे पास डिफरेंस के, तो रीजंस को बेस बनाकर प्लस माइनस करके आपको यह बताना है कि अगर कैश बुक का बैलेंस इतना था, ये डिफरेंस के रीजन थे, तो पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए था। पहले मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं कैसे करवाऊंगा कि भैया पासबुक का बैलेंस इतना था और डिफरेंस के रीजन ये थे, तो बताइए कैश बुक का बैलेंस कितना था। हाँ या ना? कुछ क्वेश्चंस में मैं बैलेंस किसका दूंगा? कैश बुक का। और किसका फाइंड आउट करवाऊंगा? पासबुक का। और कुछ क्वेश्चंस में मैं बैलेंस किसका दूंगा? पासबुक का। और कौन सा बैलेंस फाइंड आउट करवाऊंगा? कैश बुक का। पहले मेरे को सब बच्चे बताओ, ये वाली बात क्लियर है? जितने बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं फेस टू फेस या लाइव, जितना मैंने इस टॉपिक के बारे में अभी तक बता दिया वो क्लियर है? आप समझ पा रहे हैं? जो मैं डिलीवर करता हूं जिस लैंग्वेज में, वो सबको समझ में आ रही है? इसी तरह से पढ़ाता रहूं, सही है? और आप मेरे को इसी तरह से फील करवाते रहो कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूं।
सही है ना? तो चलिए अपन क्या करेंगे बेटे, और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं या नहीं पढ़ा रहा हूं ये अगले 15-20 मिनट में और आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था। शायद उतना बढ़िया नहीं पढ़ा होगा क्योंकि उस टाइम पर आपका खुद का भी उतना लेवल नहीं होता। जब आप 11th क्लास में आते हैं तो 11th क्लास के स्टार्टिंग के 2-3 महीने के सिलेबस में ये चैप्टर आ जाता है और उतना कॉन्फिडेंट आप तब तक अकाउंट्स को लेकर के होते नहीं, लेकिन सिलेबस तो पढ़ना होता है, चैप्टर तो करना है, तो आप पढ़ते हैं। अब जो टीचर जिससे आपने पढ़ा, टीचर सारे अच्छे होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता बेटा कभी। कोई भी टीचर, उनमें मैं भी हूं, अगर आप 11th क्लास के बच्चे होते तो मैं ये सोच के पढ़ाता कि इस बच्चे का लेवल क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। आज जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पता आपका लेवल क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। आज 11th क्लास से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं ज्यादा बढ़ गया ना, तो मेरा लेवल भी पढ़ाने का वो हो जाएगा। और 11th क्लास के बच्चे को पढ़ाने का अंडरस्टैंडिंग लेवल वो था तो पढ़ाया भी वैसे ही। तो मे भी हो सकता है कि जब आप 11th क्लास में रहे हो, आपके टीचर्स ने बीआरएस जब पढ़ाया हो तो आपको एक टेबल बनवाई हो जिसमें कुछ आइटम्स को प्लस करवा दिया और कुछ आइटम्स को माइनस। आपको बता दिया गया कि बेटा ये याद कर लो कि ये प्लस होंगे और ये माइनस होंगे। लॉजिक आपको शायद आज तक भी नहीं पता। अब मैं फॉर्मेट बनवाने जा रहा हूं, लेकिन प्लस होगा या माइनस होगा मैं लॉजिक के साथ एक ही पॉइंट में बताऊंगा। उसके बाद जितने पॉइंट में लिखूंगा उनको प्लस करना है या माइनस करना है वो आप मेरे को बताओगे साथ साथ कि सर इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। लॉजिक बताऊंगा, आप खुद कॉन्फिडेंट रहेंगे बताने के लिए कि प्लस करना है या माइनस करना है। जब फॉर्मेट बन जाएगा, स्क्रीन पर मैं एक क्वेश्चन रखूंगा। पहला क्वेश्चन जो मैं तुमसे करवाऊंगा, मैं नहीं करवाऊंगा, और अगर पहला क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा वो तुमने खुद नहीं कर दिया तो मैं ये मान लूंगा कि मैंने ठीक पढ़ा है, और अगर वो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि मैंने बहुत गंदा पढ़ा है। ठीक बात है ना? और पहला क्वेश्चन आसान सा है, अगर आपने कर दिया फिर मामला स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिस का। फिर मैं डेली रूटीन में क्वेश्चंस दूंगा और डेली रूटीन में होमवर्क आना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक बात है या नहीं है? चलिए, तो अब अपन क्या करते हैं, अब लिखिएगा, हेडर बनाओ प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। हम बनाने जा रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, और स्टार्टिंग में हमें लिखिएगा व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन एट स्टार्टिंग पॉइंट। यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, व्हेन द बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन एट स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हमें स्टार्टिंग में कौन सी बुक का बैलेंस गिवन होगा? कैश बुक। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि एक बुक का बैलेंस गिवन होगा और आपको अनदर बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना होगा, यही बताया ना। चलो हम लोग क्या कर रहे हैं बेटे, हमें एक बुक का बैलेंस गिवन होगा और हम अनदर बुक पर जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो फॉर्मेट में बनवा रहा हूं, यहां लिखिए बीआरएस, पहली बार एज ऑन जून 30, 2025। बेटे बीआरएस जो है एक पर्टिकुलर डेट पर बनता है, वो पर्टिकुलर डेट थ्रू आउट द ईयर कभी भी हो सकता है। आपसे कोई पूछे कि भैया बीआरएस कब बनेगा, तो आप ये मत बोलिएगा कि ईयर एंड में बनेगा। वो किसी भी उस दिन बन सकता है जिस दिन आपको ये लगे कि आपका कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से मैच नहीं कर रहा, उसी दिन बनाएंगे। पूरे साल का वेट थोड़ी ना करेंगे अपन, सही है ना। अब पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून,
पहला क्वार्टर था अप्रैल में जून, और पहले क्वार्टर के बाद 30 जून को हमें पता चल रहा है कि यार कैश बुक और पासबुक मैच नहीं कर रही, तो मैं साल भर का वेट थोड़ी ना करूंगा, उन 3 महीने के एंट्रीज को कंपेयर करके कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस निकालूंगा, है ना। तो पहली बात, बीआरएस ईयर एंड पर बने, ऐसा नहीं होता है। बीआरएस किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पर बन सकती है। पहले तो मेरे को सब बच्चे ये वाली बात बता दो, ओके है क्या? बढ़िया बात है। अब मैं जो क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं उसमें मैं कौन सी बुक का बैलेंस बेस बना रहा हूं? कैश। तो लिखिएगा बैलेंस एज पर कैश बुक। हमें बैलेंस एज पर कैश बुक को बेस बनाना है। अब इसमें एक प्लस कॉलम हो सकता है और एक माइनस कॉलम हो सकता है। एक प्लस कॉलम होगा, एक माइनस कॉलम होगा। प्लस कॉलम फेवरेबल, माइनस कॉलम अनफेवरेबल। कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर वो डेबिट बैलेंस गिवन है तो प्लस कॉलम में आएगा, अगर वो क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो वो माइनस कॉलम में आएगा। कैश बुक का अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो प्लस कॉलम में आएगा, क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो माइनस कॉलम में आएगा। पहले तो मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है? जो क्रेडिट बैलेंस होता है आप उसको ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी लिख सकते हो। क्रेडिट बैलेंस को आप क्या लिख सकते हो? ओवरड्राफ्ट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस को आप लिख सकते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सही है? अब पहले मेरी बात सुनो। अभी अभी क्लास जब मैंने स्टार्ट की तो आज सबसे पहले मैंने क्या करवाया, कुछ ऐसे रीजंस बताए जो कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस डालते हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पॉइंट मिलेंगे अपने को। अब मेरे पास कैश बुक का बैलेंस था और उन्होंने पहला रीजन मेरे को क्या बताया कि सर किस वजह से डिफरेंस आया। पहला रीजन उन्होंने बोला चेक डिपॉजिट into the bank but not collected by the bank। पहला रीजन हमने लिखा चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, कि हमने बैंक में चेक डिपॉजिट तो किया लेकिन बैंक ने उसे कलेक्ट नहीं किया। अब जरा ये बताओ ये एंट्री कौन सी बुक में है और कौन सी बुक में नहीं है? सही है? ये बात सबको क्लियर है? अब सबका ध्यान मेरे साथ, सब लोग भाई ध्यान, लाइव वाले बच्चे भी सुनना। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये दो बुक है। अब मैं ट्रिक बता रहा हूं प्लस माइनस की। ये दो बुक है। जो लोग मेरे साथ 11th क्लास में पढ़े होंगे उनको मैंने शुरू में ऐसा पढ़ाया होगा। ये दो बुक है, ये बुक है कैश बुक और ये बुक है पासबुक। सही है? ये दोनों बुक सेम थी, दोनों बुक का बैलेंस सेम था। फिर हुआ क्या, एक ट्रांजैक्शन हुई। क्या? नंबर 1 क्या ट्रांजैक्शन है? चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन हुई, बताओ ये ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में हो गई? कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक का बैलेंस क्या रह गया? कम। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये देखिए पहले दोनों बुक सेम थी, सबका ध्यान स्क्रीन पर नहीं मेरे साथ। दोनों बुक सेम थी, चेक डिपॉजिट हुआ, कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया? अप, और पासबुक का बैलेंस क्या है? कम। हाँ या ना? आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, अब हमें इन दोनों बुक को क्या करना है? इक्वल करना है। दोनों बुक को क्या करना है? ये ध्यान रखो। अब दोनों बुक को इक्वल करने के मेरे पास क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं। या तो मैं इसको नीचे ले आऊं, है या ना, या तो मैं इसको ऊपर ले जाऊं। दो तरीके हैं। सब लोग बताओ क्लियर है क्या? वापिस से समझो। दोनों बुक इक्वल थी, एंट्री क्या हुई? चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। एंट्री कौन सी बुक में आ गई? कौन सी बुक में नहीं आई?
तो कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा और पासबुक का बैलेंस है, हमें इन दोनों बुक को क्या करना है, इक्वल। दोनों बुक को क्या करना है, इक्वल। दोनों बुक को इक्वल करने के कितने तरीके हैं, दो। क्या तरीके हैं, या तो इसको नीचे ले आओ या तो इसको ऊपर ले जाओ। ये वाली बात क्लियर है। लेकिन हम दोनों में से दोनों तरीके नहीं लगा सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक नहीं है हम। ऐसा नहीं कि या तो इसको कम कर दो या तो इसको बढ़ा लो। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे, आप ये बताइए, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में कौन सी बुक को बेस बनाया, ये क्वेश्चन कौन सी बुक को बेस बना के किया जा रहा है। जिसको बेस बनाएंगे चेंज उसी में करना है। क्या याद रखना है, जिसको बेस बनाएंगे चेंज उसी में करना है, हाँ या ना। ये बात याद रहेगी। वापिस से सुनो, दोनों बुक क्या थी, इक्वल। एंट्री क्या हुई, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। एंट्री कौन सी बुक में आ गई, कैश बुक में। कौन सी बुक में नहीं आई, पासबुक में। दोनों बुक क्या हो रखी है, अनइक्वल। दोनों बुक को हमें क्या करना है, इक्वल। दोनों को इक्वल करने के तरीके कितने हैं, दो। या तो इसको डाउन या तो इसको अप, हाँ या ना। क्या हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, नहीं। हमने किसको बेस बनाया, जिसको बेस बनाएंगे चेंज उसी में करना है, हाँ या ना। तो दोनों बुक इक्वल थी। कैश बुक अब हमारी इस एंट्री से बढ़ चुकी है। कैश बुक का बैलेंस है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस है कम। बेस कौन सी बुक को बनाया था, तो चेंज किस में करेंगे, अब कैश बुक में चेंज करेंगे तो कैश बुक को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। बेस जिसको बनाएंगे चेंज उसी में करना है। बोलो क्लियर है क्या। तो ये एंट्री क्या हो जाएगी, माइनस। क्या हो जाएगी, दो कॉलम है, एक प्लस कॉलम एक माइनस कॉलम। तो इस एंट्री को कौन से कॉलम में रखेंगे, माइनस। पेशेंस बना के रखिए अभी आप, मेरे को दो तीन एंट्री करवाने दो, आप खुद ही बताना स्टार्ट कर देंगे प्लस होगा या माइनस होगा। काय को रट्टा मारना है, क्यों करेंगे क्रैमिंग, अपन रट्टा नहीं लगाना है। सीए का पेपर है भाई, ये जितना मैं पढ़ा दूंगा, मैं खूब ही पढ़ा दूंगा, खूब ही पढ़ा दूंगा। और उसके बाद से फिर आ गया, फिर क्या करोगे, फिर बैठ के बोलते रहना अकाउंट्स वाले सर ने तो यार पढ़ाया नहीं यार, हम कैसे करें। बेटा मेरा काम है आपको मेंटली उतना स्ट्रोंग कर देना कि अगर मैंने कोई चीज नहीं पढ़ाई ना और वो पेपर में आ जाए, खटाक से कर दो तुम। टेक्निक पता होनी चाहिए, करना कैसे है। अगर वो चीज है तो पेपर क्लियर होगा, रट्टे मारने से नहीं होगा। अब देखिए दूसरी एंट्री लिख रहा हूं, चेक इशूड। लाइव वाले बच्चे बता दो ये बात समझ में आ गई क्या। चेक इशूड बट नोट presented for the payment, check issued but not presented for the payment। हमने चेक इशू कर दिया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ। ये एंट्री कौन सी बुक में है बताओ, कॉन्फिडेंस पूरा आना चाहिए। कैश बुक में चेक इशू किया, ये देखिए हर एंट्री के लिए मैं क्या मानूंगा, पहले दोनों बुक इक्वल थी। दोनों बुक क्या थी, चेक इशू कर दिया कैश बुक से, कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, चेक इशू करने से कैश बुक क्या हो गई, कम। पासबुक क्या है, ज्यादा। बेस किसको बनाया, चेंज किस में करेंगे, कैश बुक में। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। करिए प्लस। बेस जिसको बनाना है चेंज उसी में करना है। बताओ क्या क्या, चले आगे। चलो बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर थर्ड, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर in our bank account, amount directly deposit by the customer in our bank account। एक कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे डिपॉजिट कर दिए। अब बताओ ये एंट्री पहले कौन सी बुक में होगी, पासबुक बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी,
दोनों बुक इक्वल थी, एंट्री कौन सी बुक में हुई? पासबुक बढ़ गई। कैश बुक क्या है, लेकिन बेस किसको बनाया है? चेंज किसमें करेंगे? क्या करना पड़ेगा? करो प्लस। ओके रिपोर्ट है क्या? समझ में आ रहा है क्या? बढ़िया बात है। चलिए आइए लिखिए, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट debited by the bank, bank charges and interest debited by the bank। अब बैंक ने बैंक चार्जेस या इंटरेस्ट का अमाउंट डेबिट कर दिया। अब मेरे को यह बताइए, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट अगर बैंक डेबिट करेगा, एंट्री पहले कौन सी बुक में होगी? पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? बैंक चार्जेस लगाने से पासबुक का बैलेंस क्या हो गया? दोनों को इक्वल करना है। बेस किसको बना है? चेंज किस में करेंगे? बताइए क्या करूं? करिए माइनस। नंबर 5, एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक on our standing order। expenses paid by the bank on our standing order। हाँ जी, बैंक ने हमारे कहने पर हमारे एक्सपेंस का पेमेंट किया। बेटे मैं आपसे पता क्या चाहता हूं, अगर चैप्टर बढ़िया करना है, मैं जो लाइन लिखूं प्लस माइनस करना है वो आप कर लोगे। आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो लाइन मैंने लिखी उसका इंपैक्ट कौन सी बुक पे आ गया और कौन सी बुक पे नहीं आया। अगर इतनी कॉमन सेंस आपके अंदर है, बीआरएस के धागे खोल दोगे तो सही है ना। अब ये बताओ, ये वाली एंट्री एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक कौन सी बुक में? पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कैश बुक का क्या है? बेस किसको बनाया है? क्या करना पड़ेगा? माइनस। एक बात बताऊं, अभी मैं किसको बेस बना रहा हूं? क्वेश्चन करा रहा हूं, 12-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं बेस किसको बनाया करूंगा? अब पासबुक में क्या होगा? दोनों बुक इक्वल थी। अब सेम एंट्री एक्सपेंसेस पेड बाय द बैंक, पासबुक में क्या हो गई? कम। कैश बुक का बैलेंस है। बेस अगर मैं बनाऊंगा पासबुक को तो क्या करूंगा? 15 मिनट में दूसरा टॉपिक खत्म कर दूंगा। मैं बता के बोलूंगा करो क्वेश्चन। लॉजिक क्लियर होना चाहिए ना बेटे, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। सही है ना। तो पहले फोकस करिए क्वेश्चन करने की टेक्निक क्या है, चैप्टर क्यों बना। मैं पिछले 2 दिन से यही पढ़ा रहा हूं कि चैप्टर बनने के पीछे का रीजन क्या था और उन एरर्स को कैसे निकालना है। ये बातें समझ में आ गई, क्वेश्चन होने अपने आप से स्टार्ट हो जाएंगे। फिर दिक्कत सिर्फ क्या रहेगी कि जो नरेशन में क्वेश्चन में दिया करूंगा, धीरे धीरे करके मैं उसका लेवल कॉम्प्लिकेटेड करूंगा। तो आपको यह समझना होगा कि जो नरेशन में लिख रहा हूं उसका इंपैक्ट कौन सी बुक पे क्यों आया और क्यों नहीं आया, बस ये समझना है। प्लस करना है माइनस करना है वो तुम खुद ही कर लो। सही है ना। हाँ जी बेटा, हमने अगर कैश बुक में कर दिया और पासबुक में भी हो गया, मान लो आपने बोला सर स्टैंडिंग ऑर्डर हमने दिया तो हमने कैश बुक में भी कर दिया होगा। अगर हमने कैश बुक में कर दिया होगा, बैंक ने पासबुक में भी कर दिया होगा, फिर तो ये एंट्री बीआरएस का रीजन ही नहीं है। मेरा ये मानना है कि हम बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर दे चुके हैं, लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर देकर के भूल गए कि हमने ऑर्डर पास कर दिया और हमारे ऑर्डर पास करने के बाद बैंक हमारे लिए वो काम कर रहा है और हम ये भूल गए कि हमने ऑर्डर दिया था। हमें पता था खर्चा तो करना ही है, बैंक को ऑर्डर दे दिया, बैंक हमारे बिहाफ पर कर भी रहा है, बट उस एंट्री को हम अपनी कैश बुक में लिखना भूल रहे हैं बार बार। इस वजह से डिफरेंस आ रहा है। चलें आगे। चलो, ऐसे और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, मैं कितनी भी आइटम इसमें प्लस माइनस करवा लूं, लेकिन लॉजिक के साथ वही है। एक बात समझ लीजिए, सबका ध्यान मेरे साथ, दोनों बुक इक्वल थी, एक एंट्री कैश बुक में आ गई, पासबुक में नहीं है। बेस कैश बुक को बनाया है, चेंज किस में करेंगे? कैश बुक में। क्लियर? इतना काम बता दिया। 4-5 एंट्री मैंने प्लस माइनस करके दिखा दी। आप टाइम वेस्ट करवाना चाह रहे हैं, मैं 7-8 और लिख के दिखा देता हूं, और टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाह रहे हैं, मैं वही सारी बातें क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाऊं,
लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक क्लियर होने के बाद अपन क्या करेंगे बेटे, ऐसे ही आइटम प्लस माइनस करते जाएंगे। हाँ बेटे, सेकंड एंट्री रिपीट कर दो, ये बोल रहा है बच्चा। सेकंड एंट्री थी चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। मेरे को ये बता बेटे, चेक इशू अपन करेंगे, चेक इशू कौन करेगा, बिजनेसमैन करेगा या बैंक करेगा? बिजनेसमैन करेगा। हम जब चेक इशू करेंगे, चेक इशू करने का मतलब हमने किसी का पेमेंट करना होगा, हमने उसको चेक बना के दे दिया। चेक बना के देंगे तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। हमारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। और पासबुक में एंट्री अभी तक आई नहीं। जिसको हमने चेक बना के दिया वो बंदा चेक लेके बैंक में नहीं गया, तो इसका मतलब कैश बुक तो हमने क्या कर दी, कम। पासबुक कम नहीं हुई। बेस किसको बनाया था, कैश बुक को, जो कि क्या है, कम। बताओ क्या करूं, प्लस मैंने कर दिया। सही है? हाँ जी, लास्ट वाले बच्चे क्लियर है? एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे और सारे बच्चे ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, टीचर को टेंशन हो जानी चाहिए, ये क्या कर रहे हैं, कौन से मंत्र मार रहे हैं। सही है ना? एग्जामिनेशन हॉल में हमारा एक कोरा होना चाहिए। मेरे बैच के बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में, अगर किसी क्लास में 30, 35, 40 बच्चों का एक एग्जाम एक क्लास में होता है, अगर गलती से उस क्लास में 15-20 बच्चे मेरे बैठे हैं, वो भाई साहब वो क्लास में कैलकुलेटर खटाखट ऐसी, मतलब है ना, कभी ऐसे कर रहा है, कभी कैलकुलेटर कर रहा है, तो टीचर देखते ही क्या कर रहा है, कौन सा जादू मंत्र फूक रहा है ये। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना अच्छा होना चाहिए बेटे। ये ना हो क्वेश्चन पेपर में बैठ रहे एक दूसरे के मुंह की तरफ, मेरे को तो आता नहीं, क्या करूं, ये नहीं होना चाहिए। 3 घंटे का जो पेपर है ना, गर्दन उठनी नहीं चाहिए, अपनी पेपर पे होनी चाहिए। और बेटे एक बात सुन लो, आपकी जो डेट शीट आएगी ना, पहला पेपर अकाउंट्स का होगा। मैं आपकी डेट शीट आज बता देता हूं। आपका पहला पेपर सितंबर 14 को है अकाउंट्स का, दूसरा सितंबर 16 को है लॉ का, तीसरा पेपर सितंबर 18 को है मैथ्स का, और चौथा पेपर इको का होगा। इसमें चेंज नहीं होगा, पहला अकाउंट्स का ही होगा। पेपर 1 है ये। सीए में पेपर का पहले से डेट शीट फिक्स होता है, समझ गए? तो पहला पेपर आपको यह बताएगा कि तुम सी इंटर में हो गए या नहीं हो, समझ गए? और पहला पेपर है ना भाई साहब, इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो मैं एग्जामिनेशन हॉल के बाहर मिलूंगा, मैं पेपर से पहले भी और पेपर के बाद भी, प्रॉमिस है मेरा ये। पेपर से पहले बेस्ट ऑफ लक के लिए, और पेपर के बाद पूछूंगा पेपर कैसा होगा। मैं रिकॉर्ड करूंगा आपका रिव्यू, आप मेरे को बोलोगे सर शानदार, ये मैं सोच करके पढ़ा रहा हूं। आपका रिव्यू रिकॉर्ड करना है मैंने। क्या बोलोगे सर मजा आ गया पेपर में करके, एक नंबर का पेपर, बिल्कुल बढ़िया। 1 नंबर का नहीं, 100 के 100 का हुआ है, मतलब 1 नंबर समझ रहे हैं? क्या बोलो सर 1 ही नंबर का हुआ है। ठीक है ना? चलिए, ये मतलब मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि अपन इस तरह का बैच पढ़ाएं। ठीक है जी, चलिए। और मैं कोई बेटा पेपर को लेकर के कोई हवाई फायर नहीं करता, अपन मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा यार, है ना? आप ये भूल जाओ कि आज तक तुमने क्या पढ़ा था, आप ये सोचो इस 5 महीने में जिंदगी बदलने वाली है, ऐसे पढ़ना है बस। चलो, हाँ जी, हाँ हाँ। अभी बेटा बहुत सारी एंट्री आएंगी। चेक रॉन्ग अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया, डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया, बहुत सारी चीजें आएंगी। आप मेरी बात सुनो, आपका नाम क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य, अभी ना अपन जब ये बुक पढ़ेंगे तो आप ये देखोगे कि मैं बीआरएस के सब्जेक्टिव 80 से 100 क्वेश्चन तुमसे सोल्व कर पाऊंगा, और मैं एक क्वेश्चन में 5 एंट्री की एवरेज मान लूं तो 400 एंट्री होगी। कुछ उनमें से रिपीटेड होंगी बहुत सारी, तो उनमें से अगर मैं 200 भी मान लूं कि कॉमन है, अभी तो मैंने 6 लिखवाई है, अभी तो मैंने 6 लिखवाई है, अभी तो बहुत सारी चीजें बताऊंगा, आप कंफ्यूज ना हो। अब अपन करते हैं स्टेप टू स्टेप। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जब करेंगे, हर क्वेश्चन में एक वैरायटी की एंट्री आएगी। ये तो मैंने वो मोस्ट कॉमन बताई है जो तुम्हें पहले से पता थी। मैं तो अभी ये फील करवाना चाह रहा हूं तुम्हें कि यार ये तो सब हमें आता है सर, लेवल तो अभी जनरेट करूंगा मैं, ये तो पहला लेक्चर है। अगले 4 दिन में देखना, इतने सारे क्वेश्चन अपन करेंगे और इतने सारे मैं तुमसे करवाऊंगा। मेरा मोटिव क्या है, पेपर किसने देना, मैंने तो देना नहीं। जो बुक आपको दी है मैंने तो बनाई है,
इसमें जो क्वेश्चन वो सारे मैंने तो बनाए हैं, वो तो मेरे को तो आते ही है ना, वो तो आपको आने चाहिए ना भाई, उसके लिए अपन काम करेंगे। तो अभी सारी बातों का जवाब दूंगा, पहले बेसिक चीज बताओ, ये क्लियर? जब ये सारा काम हो जाएगा, सुनो, तो अपन क्या करेंगे, ये सारा टोटल इधर आ जाएगा, ये सारा टोटल इधर आ जाएगा। से हमने जब ये सारी प्लस माइनस आइटम को लिख लिया, तो ये टोटल बना 50 और ये टोटल बना 120। ऐसा हो सकता है कि एक कॉलम का टोटल कितना हो 50, एक का कितना हो 20। उल्टा भी हो सकता है, प्लस कॉलम भी ज्यादा हो सकता है, माइनस कॉलम भी ज्यादा हो सकता है। वो डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन और उसके अमाउंट पर। क्लियर? कोई भी कॉलम ज्यादा या कम हो सकता है। पहले तो मेरे को सब बच्चे बताओ, ये वाली बात ओके? हम लोग क्या करेंगे, जब ये सारी आइटम्स को प्लस माइनस कर देंगे, अब हम लोग क्या निकालेंगे, बैलेंस। अब ये देखिए, इसका टोटल का बैलेंस कितना है 50, इसका कितना है 20। तो बैलेंस 30 वाला जो अमाउंट है वो उसके नीचे आएगा जो ज्यादा वाला अमाउंट। लेजर की तरह बैलेंस सीडी नहीं लिखना है, जो साइड ज्यादा है बैलेंस उसी के नीचे लिखना है, ये बताने के लिए कि ये वाली साइड दूसरे वाली साइड से इतनी ज्यादा है। अब 50,000 20,000 से कितना ज्यादा है, तो उसी के नीचे लिखा। पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव है, जो साइड का बैलेंस है उसी के नीचे लिखना है। क्लियर है? और ये जो बैलेंस होगा इसे क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। इसका मतलब यह हुआ, इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि भाई अगर फर्स्ट डे यानी कि एक पर्टिकुलर डेट पर हमारा कैश बुक का बैलेंस इतना था और ये 5 या 6 रीजन थे डिफरेंस के जिन्हें हमने प्लस माइनस किया, इनको प्लस माइनस करके हमें ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट पर कैश बुक का बैलेंस कितना था, तो इस पर्टिकुलर डेट पर पासबुक का बैलेंस कितना था। यस या नो? सही है? एक बुक का बैलेंस हमें पता होगा, डिफरेंस के रीजन हमें पता होंगे, हमें उन रीजंस को प्लस माइनस करके एक बुक के बैलेंस को बेस बनाकर दूसरी बुक के बैलेंस पर जाना होगा। बताओ ये वाली बात आपको क्लियर है क्या? एक भी बच्चे को डाउट है पूछो पहले। कोई डाउट नहीं है? चलो अब मैं क्या कर रहा हूं सुनो। अब आ जाओ, आप अपनी बुक खोल लो। चलो आप लोगों के पास जो बुक आपको इशू की गई है वो बुक ओपन करो। अब जो बुक ओपन की गई, इसका चैप्टर नंबर 6 है ये जो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है ये, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आपकी बुक का चैप्टर नंबर 6 है। मिल गया? बुक है लगभग सबके पास। कितने लोगों के पास फिलहाल बुक है? हैंड रेज करना। चलो ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। ये देखिए हमारे पास ये चैप्टर नंबर 6 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट ये हमने बनाया। थोड़ा मैंने पहले बीआरएस के बारे में लिखा है, थोड़ा मैंने पहले बीआरएस के बारे में लिखा कि भैया बैंक रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। उसके बाद कोजिस का मतलब रीजन फॉर द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक और कैश बुक में डिफरेंस के रीजन क्या होते हैं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, अभी लिखवाया मैंने। चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड या डेबिटेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। डायरेक्टली कलेक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। तो ऐसी कुछ बातें जो एक बुक में थी और एक बुक में नहीं थी, ये कुछ बातें मैंने लिखवाई। अभी बहुत सारी बातें आएंगी, क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, रट्टा नहीं लगवाना चाह रहा। इन बातों के बाद ये 6, 7, 8 बात बताकर मैंने प्रोसीजर बताया बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का। प्रोसीजर जब मैंने बताया, एक बुक को मैंने क्या बना लिया? बेस। फिर कुछ आइटम्स बताई जो क्या हो रही हैं? प्लस। फिर कुछ आइटम बताई क्या हो रही हैं? माइनस। क्या मैंने इतनी सारी आइटम्स अभी बताई हैं? नहीं बताई, लेकिन इनको बताए बिना काम नहीं चलेगा, सारा काम करेंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल बता रहा हूं। पहले ये बताओ, इतना मैंने जो बताया वो क्लियर?
ये सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में आने और ये सारी बातें मैंने बतानी है। हर एक बात का मीनिंग आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कैशबुक से पासबुक को प्लस माइनस करके मैंने बेस बनाकर पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करने की बात की, और कैशबुक से पासबुक के लिए जाने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने स्टार्ट किए। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सबको, जिसमें कैशबुक का बैलेंस कितना है 7500। जब हमने कैशबुक को कंपेयर किया पासबुक से तो कुछ डिफरेंस हमारे सामने आए हैं। पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 6 तक बेसिक लेवल के पॉइंट है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोग अभी के अभी अपनी नोटबुक में फर्स्ट क्वेश्चन प्लस माइनस करके मेरे को करके दिखाओ। चलो सब लोग प्लस माइनस करके आप मेरे को करके दिखाओ जरा। जो बच्चे लाइव हैं वो भी करके बताओ। प्लस माइनस करिए, नोटबुक में फॉर्मेट बनाइए। बेस किसको बनाया? कैशबुक को। आइटम्स बता रखी है, उसको प्लस माइनस करके इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करिए कि कैशबुक का बैलेंस इतना हो, 6 पॉइंट डिफरेंस के हो, तो आपको यह बताना है पासबुक का बैलेंस कितना होना चाहिए था। हो गया? क्यों नहीं होगा बताओ? क्यों नहीं होगा? ना होने का कोई रीजन ही नहीं है। क्वेश्चन ना हो ऐसा कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। आपने अगर ईमानदारी से 1 घंटे का लेक्चर सुना, क्यों नहीं होगा क्वेश्चन? नहीं, अभी मैं कराऊंगा। आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं नेक्स्ट वाला। बट नेक्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वैसे आप ट्राई कर सकते हो एक बार, लेकिन अभी आज की जो क्लास है उससे अपन ये कंक्लूड कर रहे थे कि भाई कैसे कैसे चलना है। उसके बाद अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ये कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब डेली रूटीन में क्वेश्चंस सीख देंगे हम लोग। अब जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया ना बेटे आपसे, ये मैंने वो करवाया है जैसे जैसे पॉइंट मैंने प्लस माइनस करवाए वैसे। अब जब आप क्वेश्चंस बदलेंगे ना,
हर क्वेश्चन में सिमिलर लेवल की एंट्री नहीं मिलेंगी। अब नई नई बातें ऐड ऑन करूंगा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, कोई ओवरकास्ट हो गया, कोई अंडरकास्ट हो गया, कभी कैश बुक में एरर हो गई, बहुत सारी बातें हैं अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये तो मैंने एक आपका माइंड सेट किया है कि आपको ये फील आना चाहिए कि यार बीआरएस वाला टॉपिक बड़ा आसान है, ठीक है ना। एंट्रीज धीरे धीरे करके जब आप प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हैंड रेज करना कितने लोगों का हो गया है, बाकी अभी कर रहे हैं। चलिए 2 मिनट का समय और दे रहा हूं। हो गया बेटे, अब आप मेरी बात सुनो ध्यान से सब बच्चे। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ कितने लोगों का नहीं हुआ, जो कहते हैं सर हमसे नहीं हुआ अभी। आप बताएंगे तो मैं करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा सोचने वाली बात नहीं है सर मेरे से नहीं हुआ मैं तो नालायक हो गया, ऐसा नहीं है। देखो पहली बार में कई बार अपन कोई चीज कर रहे हैं, कई बार होती है कई बार नहीं होती है। नहीं होती है तो ऐसे कोई डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। नहीं हुआ, हाँ अब ये देखो, अब मैं एक एक करके बता रहा हूं। अपन ने बेस कौन सी बुक को बनाया, अब देखो मैं इसी के अंदर प्लस माइनस बता रहा हूं। चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक नोट कलेक्टेड या नोट क्रेडिटेड, कैश बुक बढ़ गई, पासबुक कम है। बेस किसको बनाया, क्या करना पड़ेगा, पहले वाली आइटम क्या हो गई माइनस। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, एंट्री कैश बुक में क्या हो गई थी कम, पासबुक है ज्यादा। बेस किसको बनाया कैश बुक, क्या करना पड़ेगा प्लस। नंबर 3 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, बैंक ने हमारे बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, एंट्री कौन सी बुक में हो गई पासबुक। पासबुक का बैलेंस क्या हो गया कम, कैश बुक का क्या है ज्यादा। बेस किसको बनाया, क्या करना पड़ेगा माइनस। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट बाय द बैंक 400, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया कितना 400। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया तो कौन सी एंट्री कौन सी बुक में आ गई एंट्री, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक कम है। बेस किसको बनाया है, क्या करना पड़ेगा प्लस। बैंक चार्जेस 100 रुपए किसने लिए, बैंक ने, कौन सी बुक में लिए, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया कम। बेस किसको बनाया है, क्या करना पड़ेगा माइनस। नंबर 6 डायरेक्टली डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक, कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया, एंट्री कौन सी बुक में हो गई, पासबुक का बैलेंस क्या हो गया बढ़ गया, है या ना। और कैश बुक का क्या है कम। बेस किसको बनाया है, क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। अब देखो जरा सब लोग बताओ क्लियर है क्या, हो गया ना, हो जाएगा। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा, आज मैंने चैप्टर इतना करवा दिया कि अब मैं क्वेश्चंस करने की पोजीशन में आ गया। पहले मेरी बात सुन लीजिए सब बच्चे प्लीज। अब हमने पूरा आउटलाइन कर दिया चैप्टर को, चैप्टर क्यों बना वो बता दिया, चैप्टर का बेस क्या है वो बता दिया, क्वेश्चन कहां तक लेवल आ गया मेरा कि अब मैं क्वेश्चन करवाने की पोजीशन में हूं। अब जब कल हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग क्या किया करेंगे, डायरेक्ट कल मैं आऊंगा सेकंड इलस्ट्रेशन निकालो भैया। तो एक एक करके नई नई एंट्री आएंगी, मैं बताऊंगा कि एंट्री मैं कैश बुक और पासबुक बनाया करूंगा, एंट्री पढ़ा करूंगा, मैं ये बताऊंगा कि देखो ये एंट्री यहां है और यहां नहीं है, इस वजह से यहां है इस वजह से यहां नहीं है। अब बताओ क्या करूं, प्लस करूं या माइनस करूं, उसको बेस बनाकर अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सही है, कल हमारी जो क्लास होगी उसमें 3 4 5 6 जितने क्वेश्चन होंगे मैं करवाऊंगा।
उसके बिहाफ पर होमवर्क में काफी सारे क्वेश्चन, कल से तुम्हारे पास होमवर्क आ जाएगा बढ़िया वाला। अब होमवर्क रुकेगा नहीं, अब होमवर्क लगातार चलेगा। ठीक है जी, चलो आज इतना करें, कल की क्लास में फिर आगे बढ़ें।